हेलो बच्चों, आइए आज हम करेंगे हिंदी अनिवार्य का हमारा जो सेकंड चैप्टर है आलोक धनवा। इनकी कविता है पतंग और पतंग कविता के प्रश्न उत्तर। इसके सप्रसंग व्याख्या हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। इसके कंप्लीट प्रश्न उत्तर जो आपकी पाठ्य पुस्तक में है वो करेंगे और इसके अगला जो हमारा नेक्स्ट जो पार्ट होगा इसका, उसमें इस चैप्टर से बनने वाले समस्त जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम करने वाले हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है कि सबसे तेज बौछारें गई, भादो गया सवेरा हुआ। ये हमारी इस कविता की शुरुआती पंक्तियां हैं। तो यहाँ पे क्या प्रश्न पूछा गया है कि के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। देखो, ये यहाँ पे जो पंक्ति दी गई है ना, इस पंक्ति के बाद में जो वर्णन किया उसका पूछा है। ध्यान रखना, ये नहीं पूछा कि इस पंक्ति में कवि ने किस ऋतु का वर्णन किया है उसका वर्णन करना, नहीं। प्रश्न को समझना है, उसके बाद आपको आंसर देना है। तो बच्चों देखो, भादो वर्षा ऋतु के 4 महीनों में से एक है। मतलब हमारी वर्षा ऋतु में जो 4 महीने होते हैं उसमें आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और आश्विन। तो भादो का मतलब है भाद्रपद महीना। तो जैसे ही भाद्रपद महीना बीतता है उसके बाद बारिश की संभावना, तेज बौछारें गिरने की संभावना कम हो जाती है और उसके बाद प्रकृति में आते हैं अनेक परिवर्तन। तो उन परिवर्तनों का वर्णन कवि ने यहाँ पे किया है। क्या कहता है कवि कि आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन उस समय तेज हवा के झोंकों के साथ वर्षा होती है। इसके बाद वर्षा नहीं होती या फिर कम हो जाती है। वर्षा ऋतु के पश्चात शरद ऋतु का आगमन होता है। शरद ऋतु में दिन की चमक बढ़ जाती है। सवेरा खरगोश की आंखों के समान लाल और चमकीला प्रतीत होता है। आसमान साफ हो जाता है और रास्तों में भरा पानी और कीचड़ सूख जाता है। तो ये सारी चीज़ें कवि ने बताई है जो वर्षा ऋतु के बाद में आसमान में हमें देखने को मिलती है। आइए बच्चों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। लिखा है कि सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है। देखो, कवि ने कहा है ना कि आसमान को मुलायम बनाते हुए, ताकि दुनिया की सबसे हल्की चीज़, दुनिया की सबसे रंगीन चीज़, दुनिया का सबसे पतला कागज, तितलियों के समान जिन्हें बताया गया है वो ऊपर उड़ सके, आसमान में उड़ सके। तो ये कवि ने इस प्रकार के विशेषणों का प्रयोग क्यों किया है। तो बच्चों देखो कि पतंग के साथ इतने विशेषणों का प्रयोग करके कवि पतंग के हल्केपन और नाजुकपन का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर रहा है। अतिशयोक्तिपूर्ण का मतलब होता है बच्चों बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना। पतंग को कवि ने यह विशेषण इसलिए दिए हैं ताकि वह शरद ऋतु द्वारा आकाश को मुलायम बनाए जाने पर विशेष बल दे सके। क्योंकि कवि ने पहले कहा है ना कि आकाश को मुलायम बनाते हुए, तो अब यहाँ पे जब कवि ने आकाश को मुलायम बना दिया है तो उस मुलायम आकाश में हल्की चीज़ों को कवि ऊपर उठा रहा है। शरद ने आकाश को इतना कोमल बना दिया है कि पतंग जैसी अत्यंत हल्की और नाजुक वस्तु भी उसमें उड़ सकती है। तीसरा प्रश्न है, बिंब स्पष्ट कीजिए। पहले तो समझिए बच्चों, बिंब कहते किसे हैं। तो काव्य में अगर हम बिंबों की बात करें तो काव्य में बिंब से तात्पर्य ये होता है कि जब कवि हमें किसी चीज़ के बारे में बताता है तो हमारी आंखों के सामने एक चित्र उपस्थित हो जाता है। किसी भी घटनाक्रम का, किसी प्रकृति के किसी रूप का वर्णन या कोई भी चीज़ जब कवि हमारे सामने कविता के रूप में प्रस्तुत करता है तो एक चित्र हमारे दिमाग में जो है वो बस जाता है। जैसे कवि यहाँ पे कहता है कि नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए, तो अब हमारे सामने ऐसे आता है जैसे कोई नई साइकिल आई हो किसी बच्चे ने और वो बच्चा उस साइकिल को चलाता है, घंटी बजाता है ना। तो ये एक प्रकार का एक चित्र हमारे दिमाग में उपस्थित हो जाता है, इसे बिंब कहते हैं। अब देखो, बिंब कई प्रकार के होते हैं। अगर दिखने वाली चीज़ है तो वो दृश्य बिंब हो गया। अगर सुनने वाली चीज़ है, जैसे ढोलक बज रहा है, तो अब ढोलक जो बज रहा है ना उसकी आवाज़ हमारे कानों में गिरती है तो वो श्रव्य बिंब हो गया। तो ऐसे अलग अलग बिंब होते हैं। तो यहाँ पे देखो कि कुछ उदाहरण दिए गए, आपको बताना है वो किस प्रकार का बिंब है। तो उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त बिंब इस प्रकार हैं। जैसे सबसे तेज बौछारें, अब बौछारें गिरती है तो वो हमें दिखाई देती है, इसीलिए यह एक दृश्य बिंब हो गया। सवेरा हुआ, सवेरा भी हमें चूंकि दिखाई देता है, सूर्योदय होता है तो दृश्य बिंब हो गया। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, ये भी देखने वाली चीज़ है, आंखों से ही पता चलता है कि लाल, काला, पीला कैसा भी है, तो वो एक दृश्य बिंब हो गया। शरद आया पुलों को पार करते हुए, अब पुलों को जब पार करके कोई चीज़ आगे बढ़ रही है तो वो भी हमें देखने से ही पता चलती है, तो ये दृश्य बिंब हुआ। नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, देखने से ही बच्चों पता चलेगा कि साइकिल नई है, चमकीली है, साइकिल तेज चल रही है, इसलिए यह भी दृश्य बिंब हो गया। घंटी बजाते हुए जोर जोर से, अब बच्चों
बच्चों घंटी जब बज रही होती है ना तो हमें कानों से पता चलता है कि घंटी बज रही है, तो ये चूंकि हमें सुनाई देता है इसलिए ये श्रव्य बिंब हो गया, चमकीले इशारों से बुलाते हुए। अब बच्चों यहाँ पे बुला रहा है तो हमें आंखों से देखने से पता चलेगा कि कोई इशारे कर रहा है, कोई बुला रहा है, तो ये दृश्य बिंब हो गया और साथ ही साथ ये भाव बिंब भी है। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए, बच्चों मुलायम का पता कैसे चलेगा, कठोर है कि मुलायम है उसको स्पर्श करने से पता चलेगा, इसलिए स्पर्श बिंब हो गया। और पतंग ऊपर उठ सके तो ये भी देखने से पता चलता है पतंग ऊपर उठ रही है कि नहीं उठ रही, तो दृश्य बिंब हो गया। तो इस प्रकार के ये हो गए बिंब, और मैं आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा ये प्रश्न। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चौथा प्रश्न है, लिखा है कि जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचे कि कपास से बच्चों का क्या संबंध बन सकता है। अब देखिए कपास जो होती है ना, रुई जिसे हम कहते हैं, बहुत ही हल्की होती है, कोमल होती है। तो बच्चे जो छोटे बच्चे हैं जन्म के समय वो भी कोमल होते हैं, तो इसलिए कवि ने यहाँ पे कपास बच्चों के साथ तुलना करी है कपास की। कपास यानी रुई अत्यंत कोमल और लचीली रेशेदार वस्तु है। ऊंचाई से गिरने पर भी वह टूटती नहीं है। बच्चे भी जन्म से ही कोमल होते हैं, उनका शरीर लचीला और मुलायम होता है। यदि वे बच्चे कभी ऊंचाई से गिर भी जाते हैं तब भी उनको चोट लगने की संभावना बहुत कम होती है। कवि ने बच्चों की इसी विशेषता को जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास यानी कोमलता पंक्ति में व्यक्त किया है, यानी बच्चे जन्म से ही अपने साथ कोमलता लेकर के आते हैं। तो देखो बच्चों ये हमने 4 प्रश्न किए हैं और आगे भी हम करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कंप्लीट हिंदी का जो कोर्स है जिसमें सारे के सारे आपकी जितने भी काव्य खंड है, गद्य खंड है और उसके नोट्स, प्रश्न उत्तर, MCQs, ऑनलाइन टेस्ट, रिकॉर्डेड क्लासेस हमारी सब कुछ हमारे ऐप में दिया गया है। अगर आप चाहते हैं कंप्लीट कोर्स हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए बच्चों। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। सबकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। लिखा है कि पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है। अब देखिए जब पतंगे आसमान में उड़ती हैं तो आपने देखा होगा इधर उधर होना पड़ता है, दौड़ना भी पड़ता है, झुकना पड़ता है। तो ये पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं, मतलब बच्चों की बात यहाँ पे कवि कर रहा है, तो इसका आपको आंसर लिखना है। तो हम लिखेंगे कि पतंग की उड़ान के साथ बच्चों की तन्मयता, तन्मयता का होता है एक रूपता, तल्लीनता, उसके साथ लगातार संपर्क बनाए रखना का संबंध बनता है। पतंग आकाश में डोर के सहारे ऊंचा उड़ती है, वह तेजी से ऊपर उड़ती है तथा कभी इधर तो कभी उधर लहराती है। बच्चे जब छतों पर चढ़कर पतंग उड़ाते हैं तो वे छत इस पर इधर से उधर भागते हैं। छतों की कठोरता का पता उन्हें तब तक नहीं चलता, उनको अपने शरीर का भी होश नहीं रहता। वे पतंग के साथ इतना जुड़ जाते हैं कि लगता है कि वे भी पतंग के साथ साथ उड़ रहे हैं। छठा प्रश्न है कि निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला क लिखा है जिसमें 2 पंक्तियां हैं कि छतों को भी नरम बनाते हुए, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। बच्चे जब पतंग उड़ाते हैं तो छतों पर इस प्रकार दौड़ते हैं कि छतों वो जो जूते नहीं पहने होते हैं तो उनके पाँव में फिर भी लगता नहीं है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे छतें नरम हो गई है। और दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए से तात्पर्य है बच्चों, हालांकि मैं आगे आंसर लिखा हुआ है मैं आपको बता दूंगा, तो एक बार समझा देता हूँ कि बच्चे जब दौड़ते हैं छतों पे और जो उनके पाँवों से जो आवाज़ निकलती है तो ऐसा लगता है जैसे सभी दिशाओं से मृदंग बजते हुए आवाज़ आ रही है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं तब तो और भी निडर होकर सुनहले सूरज के सामने आते हैं। मतलब बच्चे जब गिरने से बच जाते हैं तो एक डर जो उनके दिल में होता है वो भी निकल चुका होता है और तेज गति से वो दौड़ते हैं और भी ज़्यादा। तो पहला प्रश्न ये है, ये जो 2 पद्यांश हमने देखे इसमें से प्रश्न है बच्चों कि दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है। तो बच्चों कि जब बच्चे पतंग उड़ाते समय छतों पर इधर से उधर तेजी से दौड़ते हैं तब उनके कदमों की धमक से छतों से धन धन की आवाज़ें आने लगती है। यह आवाज़ें प्रतिध्वनित होकर चारों दिशाओं में गूंजने लगती है। ऐसा लगता है कि दिशाएं एक मृदंग है जिसे ये बच्चे उत्साहपूर्वक बजा रहे हैं। नेक्स्ट है कि जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है। देखो जब पतंग सामने होती है तो हमारा यानी पतंग उड़ाने वाले का पूरा ध्यान
पतंग की तरफ रहता है, उसी ओर रहता है। हम छतों पर इधर उधर भागते हैं तो हमें ये पता ही नहीं चलता कि छत कठोर पत्थर की बनी हुई है। उस समय तो कठोर पथरीली छत भी हमें कोमल प्रतीत होती है। और तीसरा प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है इस पद्यांश में से कि खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं। देखो बच्चों कि जब हम अपने जीवन में किसी खतरनाक परिस्थितियों का सामना कर चुके होते हैं तब उसके बाद हमको दुनिया की चुनौतियां भयभीत नहीं करती। हम हर एक चुनौती का सामना हिम्मत से करते हैं और उसे दृढ़ता के साथ ललकारते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमने किए हैं प्रश्न, अभी और भी है, आगे वाले प्रश्न भी है, लेकिन चूंकि क्लास काफ़ी लंबी हो रही है तो मैं जो इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपको बहुत ही जल्दी अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, पहले ही मैंने बता दिया कि कंप्लीट कोर्स हमारे ऐप में मिल जाएगा, लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।